बीटी नाउ स्वदेश पर आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु मुंबई स्टूडियो से और हमारे साथ डिम्पी भी दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 15 अंकों की तेजी के साथ 23,750 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी है। 100 अंकों की गिरावट के साथ 51,130 के आसपास। अगले एक घंटे में हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज तो लेकर आएंगे ही, लेकिन कई सारे खास सेगमेंट भी होंगे जो हम आपके लिए इस शो पर लेकर आएंगे। सबसे पहले 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स। उसके बाद 2:50 पर ऑप्शंस के चैंपियंस। 3 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट्स एट 3। कौन से बड़े स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिखा है वो मार्केट्स एट 3 में 3 बजे। 3:15 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स और उसके बाद शो के आखिर में 3:20 पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से बड़े इंपॉर्टेंट क्यूज और ट्रिगर्स होंगे उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की 5 बड़ी बातें इस वक्त की। 200 अंकों के सीमित दायरे में निफ्टी कारोबार करता हुआ 23,750 के पास 20 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर कारोबार दिखा है। बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 600 अंक फिसलता हुआ आज के सत्र में 51,130 के आसपास। निफ्टी बैंक आज के सत्र में अंडर परफॉर्मर रहा है। अदानी ग्रुप के शेयरों में रौनक दिखी है। अदानी पोर्ट्स 4% ऊपर और इसके अलावा अदानी पोर्ट्स ही रही कई और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिखा है। रियल्टी और मेटल शेयरों की चमक फीकी पड़ती हुई नजर आई। कई सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा लोढ़ा जहां पर गिरावट दिखी है और मेटल शेयर से हिंदुस्तान कॉपर 6% की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर्स और बाजार की 5 बड़ी बातें। लेकिन इसके अलावा आज बाजार पर नजर डालेंगे तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता हुआ और निफ्टी में भी सीमित दायरे में ही कारोबार दिखा है। लेकिन आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी क्या बनाए, डिम्पी सबसे पहले आप बताएं क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन लेवल्स पर और अब कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। वैसे तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, करीब 20 अंकों की तेजी अब निफ्टी पर दिखाई दे रही है। अशेषा, आज का जो मॉर्निंग एक्शन था ना वो मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो गया, वो पहले एक घंटे में ही कंप्लीट हो गया। अगर आप उसके बाद का मार्केट का सेशन देख रहे हैं तो पूरी तरह से डल है। और यही बात हमने कल परसों भी आपको नोटिस कराई थी कि मार्केट एक डिसिप्लिन बॉय की तरह एक रेंज में ट्रेड करेगा, क्योंकि उसको सीरीज़ की निपटान भी करनी है। जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, एक दिन पहले बैंक निफ्टी एक्सपायर कर चुके हैं। ये सारा डाटा डेरिवेटिव्स का, सारा चर्निंग्स का डाटा, सारा एफआईज का डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के पास खोने और पाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं इंडाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अभी स्टॉक स्पेसिफिक और आगे देखेंगे। जैसे अभी निफ्टी फ्यूचर्स आप देख पा रहे हैं जो आज एक्सपायर होने जा रहा है, उसमें सिर्फ फ्लैट हो चुका है, 4% का ओपन इंटरेस्ट है, बट प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। ये अगर आप नेक्स्ट मंथ का भी देखेंगे ना तो वहाँ पे भी आपको डलनेस दिखेगी, तो वो भी एक साइन बता रहा है कि बाजार में थोड़ा भी समय और लगेगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि मार्केट में जो बायसनेस है, एक होता है बायसनेस यानी कि आप बायस्ड हैं कि नहीं है, तो मैं स्लाइटली थोड़ा बुल्स की तरफ बायस्ड हूँ मार्केट का सिस्टम स्ट्रक्चर देख के। वजह मैं आपको बताता हूँ, बार बार डिप को हम अच्छे से बॉट कर रहे हैं और एक और चीज़, हम बॉट तब कर रहे हैं जब हमारे पास 23% की ही सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस है एफआईज की। एफआईज यहाँ से 10% और नीचे जा सकते हैं, लेकिन ऊपर आने के लिए कम से कम 60% का रास्ता खुला हुआ है। तो जो ऊपर आना और नीचे जाने की जो रेशियो है वो 1:6 है, तो इसलिए गिरावट कम और बढ़त की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। एक पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप साल का गेन दिखाएंगे, 52 वीक का गेन दिखाएंगे आप, या वाईटीडी भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो करीब 10% का गेन है निफ्टी पर। और ये हमने तब पाया है जब एफआईज मार्केट से थोड़ा निकले हैं बाहर। तो इसका मतलब बिना एफआईज के भी हमने एफडी रेट से ज़्यादा का रिटर्न इंडेक्स पर देखा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बाजार की स्ट्रेंथ को नोटिफाई करने के लिए है। तीसरा है आगे चल के ट्रिगर्स। देखिए, अभी जैन सीरीज़ की शुरुआत होते ही पहले सेल्स के नंबर आएंगे, फिर क्वार्टरली नंबर शुरू हो जाएंगे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपना ऑफिस संभाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे बजट आएगा।
तो अगले 30 दिन आप ये देखिए 4-5 इंपॉर्टेंट मैक्रो ट्रिगर्स हैं जिसका इम्पैक्ट बाजार को डाइजेस्ट करना है, और इसके अंदर एफआईज का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में अभी कोई एग्रेशन आप भी ना दिखाएं। मार्केट एक रेंज में है, रेंज का ब्रेकडाउन करेगा तब सोचेंगे, रेंज का ब्रेकआउट होगा तब सोचेंगे। जब तक एक बारीक सी चर्निंग कर रहा है तब तक आप इसमें फंसे रहें। एग्जाम्पल के लिए मैं दोनों लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ, फिर ओशो और कुणाल शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत होगी। बैंक निफ्टी के जो लेवल है वो 50,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 51,500 एक रेजिस्टेंस है। इस 700 पॉइंट के दायरे में भी हम फंसे हुए हैं। दूसरा, निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो 23,500, 23,300 पैनिक लोज हैं, ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं। 23,800 200 दिनों का एवरेज है, 850, वो पार नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब वो पार हो जाएगा तो फिर 24,000 का रेजिस्टेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट स्टिल इन द रेंज है। डिप मिले बॉट कर लीजिए, ऊपर जाए सेल कर दीजिए। निफ्टी पे अगर आप लकी एनफ हैं, अगर आपने 50 पॉइंट एक दिन के कमाए हैं, बैंक निफ्टी में आप लकी एनफ हो अगर आपने 250 से 300 पॉइंट कमाए हैं। ये बात अपने माइंड में फ़िलहाल के लिए डाल के रखिए जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। ऑप्शंस वाले बहुत ही सावधानी से ट्रेड करें, अगर मौका मिलता है तो ही ट्रेड लें। मार्केट को चेज ना करें बल्कि मार्केट के रिदम के साथ फ्लो करें। दौड़ रहा है तो दौड़ लगाइए, गिर रहा है तो गिरते जाइए, वैसा ही कीजिए। ठान के ना बैठिए अभी ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये आप सब डाटा के हेल्प से हम आपके सामने पॉइंट्स रख रहे हैं। कुणाल शाह, ओशो कृष्णन दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों का जरा करते हैं स्वागत। ओशो, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ओशो, पहले आपसे शुरू करते हैं। आई होप आपने हमारी बात सुनी होगी। अगर हमने कहीं भी कुछ गलत बोला है तो उसको थोड़ा करेक्ट कीजिए। अगर कोई और वैल्यू एडिशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी। जैसा आपने बताया कि मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है, जो लेवल्स आपने बताए बिल्कुल परफेक्ट लेवल्स है, पूरा प्रॉपर। अगर हम देखें पिछले 3 दिनों से निफ्टी हायर लेवल्स पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 23,850 के आसपास है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शोकेस कर रहा है। एंड लोअर लेवल्स पे एक अच्छा पुल बैक भी देखने को मिल रहा है। सो 23,600 650 के आसपास बाइंग ट्रैक्शन दिख रही है, एंड 850 के पास वापस से हमें अपने पोजीशंस लाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ऑल्दो एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, बट बैंक निफ्टी के एक्सपायरी को देखते हुए लग रहा है आज हमारे मार्केट में भी एक डल एक्सपायरी ही देखने को मिलेगी। दो मेन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं आज के लिए। 23,700 पे पुट राइटर्स के पोजीशंस काफी हैवी हैं, एंड 23,800 पे कॉल राइटर्स के भी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि निफ्टी आज इसी रेंज बाउंड के अंदर ब्रेक थ्रू, अंदर क्लोजिंग दिखा सकता है। एंड कमिंग पीरियड में मेरा भी व्यू आपसे काफी ज्यादा इनलाइन है कि जैसे अगर मार्केट में मेरा व्यू पॉजिटिव है कि हायर लेवल्स पे जैसे 23,850 को ब्रेकआउट करता है आने वाले दिनों में, तो यहाँ से एक हायर ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है निफ्टी पर। एंड बैंक निफ्टी का भी सेम व्यू है, अगेन 50,800 का सपोर्ट है काफी स्ट्रॉन्ग, एंड हायर लेवल्स पे 51,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इन बिटवीन बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का ही अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। हायर लेवल्स पे अभी पोजीशंस लाइट रखने चाहिए। एक बार डिसाइसिव ब्रेक थ्रू हो जाता है तब वहां से हम अग्रेसिव बाइंग की तरफ अप्रोच लेकर के चल सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, ये तो इंडाइसिस का व्यू पॉइंट हो गया। स्लाइटली बायसनेस है पॉजिटिव की तरफ, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखेगा, निश्चिंत रहिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। कुणाल शाह, आपसे करते हैं जरा शुरुआत आज स्टॉक्स की। आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल या क्लोजिंग कॉल्स? मेरा जो फर्स्ट ट्रेडिंग कॉल रहेगा वो है भारती एयरटेल पे। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, वीक मार्केट में भी स्टॉक अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में एक ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है करंट लेवल से भी। सो भारतीय एयरटेल पे बाय है, मोमेंटम इंडिकेटर्स ने भी बाय सिग्नल दिया है। सो 1600 के आसपास चल रहा है, 1600 1601 आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। 1570 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड के ऊपर, और लेवल्स पे 1640 और 1670 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं भारतीय एयरटेल में। तो ये मेरा पहला पिक रहेगा जो है बाई साइड पे। सेकंड रहेगा नया एफएनओ का एंट्रेंस। ये मंथ जो ऐड हुआ है वो है केईआई इंडस्ट्रीज।
काफी अच्छा सेटअप है स्टॉक में। पहले भी इस लेवल से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और वहां से एक अच्छी रैली देखी थी। फिर हम वो सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने आए हैं। जनवरी के सीरीज में अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुए हैं। प्लस आरएसआई ने भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है। स्टॉक अपने 3 से 4 दिन के हाइस के भी ऊपर क्लोज कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं आज। तो यहाँ मोमेंटम और भी बढ़ सकता है। सो केआई पे बाय रहेगी सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 4240 का और टारगेट रहेंगे 4360 और 4390 के। ठीक है, KEI इंडस्ट्रीज इस पे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय एयरटेल ऑलरेडी सर ने आपको नोटिस करवाया, तो 2-4 शेयर। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास जो शेयर है आप भले उनको और ज़्यादा ना प्लस करना, ठीक है। जो सर ने आपको शेयर्स दिए हैं, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में पड़े हो, तो भले एडिशन ज़्यादा ना करना। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट ना करना इन सभी शेयर्स को, जो सिलेक्टिव शेयर सर आपको बता रहे हैं। दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा दो, जो कुणाल ने आपको बताए हैं। ओशो सर, आपकी तरफ से आज की क्लोजिंग कॉल्स। और 2 बाइंग के ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला बाई का रिकमेंडेशन है मोमेंटम वाला काउंटर एलिकॉन इंजीनियरिंग में। अगर हम देखें 2 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है, बाइंग ट्रैक्शन आया है एंड वॉल्यूम के साथ ये काउंटर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम रीटेस्ट भी देखें तो ये काउंटर हायर लेवल से वापस से रीटेस्ट किया है अपने ब्रेकआउट जोन को, जो कि 610 के आसपास है। तो 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड इस काउंटर को बाई करके चलना है 670 के टारगेट्स के लिए। सेकेंड काउंटर जिसमें बाई का रिकमेंडेशन है वो है आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड में देखें तो ओवरऑल टेक्निकली ये काउंटर अपने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। हिस्टोरिकल 500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है इस काउंटर को एंड आज पहला दिन है जहां से काउंटर रिवर्सल का सिग्नल शोकेस कर रहा है। तो आरईसी को करंट लेवल्स पे बाई करके चला जा सकता है। 500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड आने वाले 2 से 3 पोजिशनल टारगेट्स इसके रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 540 का 540 के टारगेट्स के लिए आरईसी लिमिटेड को एक्यूमुलेट करके चलने की सलाह रहेगी। आरईसी लिमिटेड को अक्यूमुलेट करने की सलाह, 540 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग खरीदारी की राय 670 का लक्ष्य ओशो ने दिया है। इस बीच हमारे साथ आदित्य अरोरा भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ही बता दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, मेरे 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया। बाजार का मूड माहौल आज बेहतर है कंपेयर टू लास्ट फ्राइडे। आज इस हफ्ते बाजार ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर का एक अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बाय का नजरिया बनेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक्शन बन रहा है। पहला स्टॉक रहेगा हनीवेल ऑटो। इसको बाय किया जा सकता है 42,311 में। स्टॉप लॉस रहेगा 40,800 का और टारगेट रहेंगे 43,900 के। यह है पहला स्टॉक ऑटो इंडस्ट्री से। सेकेंड स्टॉक केईआई कंजम्पशन बास्केट से। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और ब्रेकआउट कैंडिडेट है। इसको बाय किया जा सकता है 4,300 में। स्टॉप लॉस रहेगा 4150 का और टारगेट रहेंगे 4450 के। बिल्कुल, तो केईआई इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा आदित्य ने हनीवेल ऑटोमेशन स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है। 43,900 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और 40,800 का स्टॉप लॉस बनाकर रखे, ये सलाह हनीवेल ऑटोमेशन पर। इस बीच रेमंड लाइफस्टाइल स्टॉक पर नजर डालेंगे। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय है। 3,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और इस रिपोर्ट के चलते स्टॉक में 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिन की ऊंचाई से गिर चुका है, लेकिन फिर भी हरे निशान में कारोबार। कंपनी का मानना है कि डबल डिजिट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल मानता है कि कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर सकता है, जिसके चलते ये नज़रिया यहाँ पर दिखा है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी रेमंड लाइफस्टाइल पर? आई थिंक रेमंड देखेंगे तो नया लिस्टिंग है और डेटा काफी कम है एनालाइज करने के लिए। बट जो डेटा अवेलेबल है वहां से लग रहा है कि एक साइडवेज ट्रेंड है। स्टॉक अपने 20 DMA पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो एक बार 2100 का लेवल निकालता है तो एक बुलिश मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, जो स्टॉक को एटलीस्ट 2250 तक के लेवल लेके जा सकता है। सो कंडीशनल बाय है। 2100 अगर सस्टेन निकालता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है देन इट्स अ बाय। 2050 का आप स्टॉप लॉस रखें और 2200 के आप टारगेट रख सकते हैं अपसाइड पे। कंडीशनल बाय रेमंड लाइफस्टाइल पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के चलते 1% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है।
इस बीच कुछ रियल्टी स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर। फीनिक्स मिल्स, रेमंड, प्रेस्टीज एस्टेट्स सभी स्टॉक्स में 1 से 3% की गिरावट है। ओशो, क्या राय होगी आपकी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, और अगर किसी एक स्टॉक को पिक करना है तो वो कौन सा स्टॉक होगा और कौन से लेवल्स उस स्टॉक पर नजर आएंगे? ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले 2-3 हफ्तों में से। जितने मेजर कंपनीज हो गए, लोधा, ओबरॉय, डीएलएफ के सब काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। अभी भी अगर हम देखें हायर लेवल से सब थोड़े से सबड्यूड या प्रॉफिट बुकिंग मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स में देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे ओबरॉय रियलिटी अभी भी अपने हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहा है एंड अभी भी फ्रेश ब्रेकआउट के पास खड़ा है। तो 2300 जो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा रहा है, अगर इसके ऊपर ये डिसाइसिवली क्लोजिंग दिखाता है तो आने वाले दिनों में एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली 80 पॉइंट्स का हायर मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा। तो 2380 के लक्ष्य के साथ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए फ्रेश पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। एंड वहीं 2250 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ओवरऑल ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है एंड एक्सपेक्टेड रहेंगे कि हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन पे काउंटर जब तक मोमेंटम है तब तक हमें अपने पोजीशंस को होल्ड करके ही रखना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको जो रिकमेंडेशंस मिल रही है आप इसको नोटिस करते चले। 77 पॉइंट्स का नुकसान है इस समय निफ्टी बैंक पे। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे 6% है, बट 6% ऊपर आने पर भी ये डायरेक्ट डैमेज नहीं करेगा मार्केट का। वजह मार्केट में जो इंडिया विक्स है ना 13 से 15 तक, वो टिपिकली ज़्यादा डैमेज वाला नहीं होता। 15 से ऊपर जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपने देखा भी है और ये बैक टेस्टेड है आपका, मतलब ऐसा मैं कोई नया नहीं बता रहा है इसके अंदर। तो जब तक 15 के ऊपर विक्स नहीं जाता तब तक कोई दिक्कत नहीं, और इतना डल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम 13 के नीचे विक्स को ले जाएंगे ना तो ये दोनों चीज़ों का सूचक है। फियर तो कम करेगा बट वॉलेटिलिटी भी कम कर देगा मार्केट के अंदर। स्टिल नई सीरीज़ में हम एंटर हुए हैं, इसलिए थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी से चाहिए ही चाहिए। 14 के विक्स का वेलकम करते हैं टिल 15 अगर पार नहीं करता तब तक। दूसरी बात, बड़े शेयरों की आज लीडरशिप एब्सेंट है। जरा 6 के 6 शेयर्स दिखाओ आपको जो स्क्रीन पर मोर देन 40% वेटेज रखते हैं। जल्दी जल्दी फायर करना। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जरा स्क्रीन पे दिखाओ, 5 रुपये नीचे है, परसेंटेज में कुछ नहीं है। HDFC 3 रुपये नीचे है, परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। इन्फोसिस दिखाओ, TCS दिखा दो, L&T दिखाओ, आप HUL दिखाओ। ये 6 शेयरों के पास मोर देन 40% ऑफ द इंडेक्स की वेटेज है। बट इन 6 शेयरों के अंदर आप पैसों का, कन्विक्शन का या किसी भी चीज़ का चेक कर लो आप, इनमें कोई आज लीडरशिप लेने की कोई बात ही नहीं है। एकदम ठंडा पड़ा हुआ मार्केट है। आप यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा एकदम बाजार, जैसे कहते हैं ना, एक रेंज का मार्केट पूरी तरह से वही देख पा रहे हैं। विवेक कारवा एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करके बताते हैं। 3 टेक्निकल एनालिस्ट, देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट एनालिस्ट में से एक हमारे साथ ऑलरेडी हैं। कुणाल शाह, ओशो कृष्णन, आदित्य अरोड़ा, अब विवेक कारवा जो कि फंडा एनालिस्ट हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। विवेक जी, मार्केट चलेगा किस बेसिस पर? अभी तो चलो ठीक है, हम सेलिब्रेशंस का नाम डाल देते हैं, थोड़ा ठंडा मार्केट है, ग्लोबल ट्रिगर कम है, छोटा मोटा छुट्टी वुट्टी भी चल रही है, ये भी समझ में आ गया। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाजार किस चीज़ को देख के चलेगा और कैसे चलेगा, अगर आपके पास वो भी है तो? डिम्पी जी, एक्चुअली आप जैसे बात कर रहे थे बाजार में छुट्टी का माहौल है, तो मैं भी छुट्टी मना रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन आपकी गेस्ट टीम ने फिर भी मुझे इधर बिठा दिया और दिख रहा है कि मार्केट एकदम डल है। तो अब करें नहीं, क्या? आपकी रिक्वायरमेंट रहती है सर हम हमेशा। तो अभी ऐसा है कि देखिए, एक तो अब 31 जनवरी तक, मतलब 1 जनवरी तक आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा छुट्टी का माहौल है और ज्यादातर FIIs और फंड मैनेजर्स ऑलरेडी छुट्टी पे है। तो क्रिसमस चालू होते ही एक्टिविटी कम हो जाता है और कितना भी करो आप। देखिए, पहले का जमाना तो क्या होता था कि मोबाइल जब था नहीं तब तो मार्केट एकदम डल हो जाया करता था, लेकिन आजकल क्या है कि सबके पास फिर भी मोबाइल, टैब वगैरह, लैपटॉप लेके जाते हैं छुट्टी में भी। फिर भी आपका एक्टिविटी कम जरूर होगा। समझ लिया, अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, शो कर रहा हूँ, तो ठीक है, मेरा एक्टिविटी ज्यादा रहेगा, मैं सब कुछ लाइव देख पा रहा हूँ। समझ लो, मैं छुट्टी पे भी जाता हूँ और मोबाइल हाथ में है, फिर भी मेरा एक्टिविटी डेफिनेटली आप एटलीस्ट 50% कम हो गई होगा। ये सिचुएशन आज के दिन बाजार में चल रहा है और मुझे लगता है कि 1 जनवरी के बाद
मार्केट ऐसे ही थोड़ा बहुत वोलेटाइल ही रहने वाला है। ये नहीं है कि इमीडिएटली आपको एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है। हाँ, 4000 पॉइंट सेंसेक्स में गिरे हैं, निफ्टी में भी काफी गिर चुके हैं हम लोग, तो इसके लिए थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन बहुत तेजी से बाजार रैली नहीं करेगा जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और उसको बहुत क्लोजली मार्केट ट्रैक कर रहा है, क्योंकि कितनी पॉलिसीज, क्योंकि एक बार शपथ ग्रहण होते ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठते ही वो इमीडिएटली जो नी जर्क रिएक्शंस लेंगे, 4-5 डिसीजन या 10 डिसीजंस लेंगे, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि बाजार का मूवमेंट कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि 20 जनवरी को वो है स्वेरिंग इन, तो जनवरी आपको वोलेटाइल दिखने को मिलेगा, और उसके बाद में हम लोग वापस फोकस करने लग जाएंगे कि मार्च क्वार्टर और ईयर रिजल्ट्स कैसे आएंगे। उस बेसिस पे ही बाजार चलने वाला है। देखिए आज जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप हो रहा है, रुपी एकदम लोवेस्ट लेवल्स में है, तो ये सब कई फैक्टर्स है कंटिन्यूस सेलिंग के कारण। तो अब कंपनीज को अर्निंग्स दिखाना पड़ेगा। ये मैं बहुत दफा बोला था कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है और कभी ना कभी इनमें भी एक स्टैग्नेशन या फिर करेक्शन आएगा, वो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज के अंदर ही रहने वाले हो आप। तो 1000 पॉइंट निफ्टी प्लस माइनस इतना ही सोचो। ये नहीं है कि हम लोग 27-28 हजार इमीडिएटली क्रॉस करके जाएंगे, वैसे नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि 24,000 प्लस माइनस 1000 पॉइंट के अंदर ही रहने वाला है। ठीक है, डन। तो आप ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल एक रेंज का मार्केट है, आप थोड़ा और आगे बढ़ के कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा रेंज चलेगा। देखते सर अभी और क्या होता है, लेकिन हाँ मोटा मोटी ये पॉइंट हमें भी समझ में आ रहा है कि बहुत ही सेलेक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है। एक काम करते हैं कि ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं, फिर कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शंस का चैंपियन लेके आइए। कुणाल परार इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताकि आपको ऑप्शंस का एक ट्रेड बता पाए अच्छा सा। कुणाल भाई बताइए। गुड आफ्टरनून लिम्पी जी। वेल, ऑप्शन के ट्रेड में आई थिंक सुबह हमने जो बात की थी कुछ ऑटो सेक्टर को लेके एंड पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक में हमने कहा था कि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स पे फिलहाल फोकस है। कल के दिन में स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्सिंग बनाई थी, यानी कि परसों के ट्रेडिंग सेशन में, और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया 720 का अराउंड। तो यहाँ से भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो 760 या 760 to 800 तक हो सकती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं टाटा मोटर्स का जो अभी कॉल ऑप्शन है वो देने की अभी राय दूंगा। टाटा मोटर्स का हम यहाँ पे 750 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो अभी चल रहा है कुछ 21.50 के अराउंड। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल रहेगा वो 14 के अराउंड का रहेगा, और ऊपरी लेवल की बात करें तो सबसे पहला 27.50 का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है, और 27.50 जैसे ही क्रॉस होगा 37.50 का अल्टीमेट टारगेट भी ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। मैक्सिमम लॉस की बात करूं तो मैक्सिमम लॉस हमें 4235 का है, और उसके सामने अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करूं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है 8690 का। सर पॉइंट टेकन। टाटा मोटर्स की 750 वाली कॉल ध्यान रखनी है। 21 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है, 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। पहला 27 फिर 37 है, 27 आ जाए ट्रेल कर जाना, फिर 37 के लिए जाना, तब कम से कम 7-8 रुपये बना के ही निकलोगे। तो एक लॉट की जो कैलकुलेशन है वो 8,000 रुपये तक की प्रॉफिट की और 4,000 तक के लॉस की है। ये भी आप ज़रूर नोटिस कर लेना और स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इसको ऐसे मत छोड़ देना, क्योंकि 21 रुपये का लॉट साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर ऐसे बिना स्टॉप लॉस लगाए छोड़ दोगे तो आप। ठीक है कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच ये आज का ट्रेड बताने के लिए। और वैसे भी ऑटो थोड़ा ट्रेंडिंग है आज, M&M भी अच्छा गेनर बना हुआ है और सभी ज़्यादातर स्टॉक्स ऑटो के आज कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखा रहे हैं। आगे बढ़े, एक दो शेयर ज़रा जल्दी से और पता कर लेते हैं। आदित्य आप ज़रा चेक करेंगे जहाँ जहाँ भी लॉन्ग पोजीशंस बन रही है नई सीरीज़ के हिसाब से, वो ज़रा मैं आपसे पता कर लेता हूँ। मैं वैसे पोजीशन थोड़ी कम है, लेकिन एक बार ज़रा REC और PFC दोनों चेक कर दो। ये रोल ओवर भी करने हैं, अगली सीरीज़ में भी प्लस करने हैं ना, मतलब प्लस करके रखे ना REC और PFC। राइट, देखिए आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है REC में, बट मेरी उम्मीद सिर्फ एक बाउंस बैक ट्रेड की है इनकेस तेजी यहाँ पे कायम रहती है। तो एक ब्रेकआउट की मैं अभी पॉसिबिलिटी नहीं देखता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक रेंज बाउंड रहा है और थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो एक नए साल में एक तेजी का मोमेंटम बन सकता है इलेक्शन के ये डोनाल्ड ट्रम्प के जो सीट पे आने पे, पावर पे आने पे जो एक वहां पे तेजी आ सकती है, उसका एक रिबाउंड ट्रेड खेला जा सकता है, पर ब्रेकआउट ट्रेड का ये आशा नहीं रखे।
ये रहा आरईसी का नजरिया। और अगर यही हम पीएफसी की बात करें तो मुझे लगता है इसमें एक हफ्ते का पॉजिटिव नजरिया बनाया जा सकता है। इसको 461.15 में खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 450 का, और टारगेट रहेंगे 472 से लेके 479 के। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपने दोनों शेयर्स के बारे में बता दिया, एग्रेशन नहीं दिख रहा है, ये बात साफ है। और यही बात आपको विवेक जी अलग तरीके से बता रहे हैं, यही बात आपको आदित्य अलग तरीके से बता रहे हैं, ओशो और कुणाल भी ऑलमोस्ट आपको इसी तरफ गाइड कर रहे हैं। बॉस सेलेक्टिव रहना बॉस, अगर आपको नहीं जमता बिल्कुल मत करो ट्रेड। आपको नहीं लग रहा है आप बैठ जाओ, खाली मार्केट को देखो। बोले नहीं मार्केट को नहीं देखेंगे, एंजॉय करेंगे, खूब करो, छोड़ दो भले बाजार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इसमें, कि गलत ट्रेड ना आ जाए। नहीं तो फिर क्या होगा ना, उसको कैरी करना पड़ता है, वो बैगेज की तरह है, फिर आप उसको झेलते रहोगे, कटेगा है नहीं, झेलते रहना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे चारों मेहमानों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। निफ्टी करीब 25 अंक की तेजी के साथ 23,750 के पास, लेकिन निफ्टी बैंक 105 अंकों की गिरावट के साथ 51,120 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन 2024 खत्म होने आया है और अगले साल यानी 2025 में कौन से शेयरों में शानदार तेजी दिखाई दे सकती है। ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से एक पोल निकाला है शरद ने, और शरद हर एक इंडिसेस के टॉप 5 नाम जहां पर सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दे सकती है वो लिस्ट लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कौन से स्टॉक्स में एनालिस्ट का मानना है कि सबसे ज्यादा तेजी 2025 में दिखाई देगी। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इन तीनों को लिया है, जहां पे अगले 12 महीने में कहां सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है, उस पे हमारी नज़र रहने वाली है। तो हमने जो है ब्लूमबर्ग से निकाला है और ये एवरेज है एनालिस्ट की रीडिंग को लेके। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेज में लगभग 80% का ग्रोथ का अनुमान है। वही इंडसइंड बैंक और एसबीआई लाइफ भी पीछे नहीं है, 40 से लेके 50% तक का टारगेट प्राइस पोटेंशियल आगे देखने मिल रहा है। और अगले 12 महीना में एक और ग्रुप आती है अदानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स, जहाँ पे 43% का ग्रोथ का अनुमान है। और कोल इंडिया पीएसयू स्पेस से भी 39% का टारगेट प्राइस शेयर पोटेंशियल लग रहा है। लेकिन मिड कैप के कौन से स्टॉक्स है उस पर नज़र रहनी चाहिए। सबसे पहले आता है ऑयल इंडिया, उसके बाद एनएलसी, एबी कैपिटल, जहाँ पे 40% से ज़्यादा का टारगेट रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है। और इसके अलावा हुडको और आयरेडा भी शामिल आते हैं, जहाँ पे नंबर्स जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट 39% के ऊपर आ रही है। मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, मैंने आपको मिड कैप के बारे में बता दिया, लेकिन जो स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे देखें तो स्टर्लिंग विल्सन सोलर लगभग 80% का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है। इसके अलावा जी शिपिंग, जेके बैंक, यहाँ पे भी देखें तो 55% से ज़्यादा का जो है ओवरऑल रिटर्न्स देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडिसेस में दो और कंपनीज है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, चेन्नई पेट्रो और सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि एक रियल एस्टेट प्ले है एनसीआर में। यहाँ पे भी जो है बुलिश नज़रिया आ रहा है एनालिस्ट का, जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% से ज़्यादा का रिटर्न 2025 में मिल सकता है। तो ये अहम इंडिसेस हैं और जो इनके टॉप 5 स्टॉक्स है रिटर्न पोटेंशियल के लिए, जो मैं आपके सामने लाया हूँ। तीनों मेजर इंडेक्स और उसमें से 5 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स 2025 में दिखाई दे सकता है, ये कुछ स्टॉक्स। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब वक्त है मार्केट एट 3 का, और हम मेरे सहयोगी गौरव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे खबरों के दम पर कहां पर आज एक्शन दिखा है। गौरव, बताएं। जी हाँ, तो आज खबरों के दम पे अगर एक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नाल्को की। यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिला, और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो माइनिंग लीज डीड है वो साइन किया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आज के लिए। उत्कल का डी और ई ब्लॉक जो है उसके लिए जो डीड है वो साइन किया था। ये डीड जो है वो 2051 तक रहेगा, और इसके चलते हुए ये जो माइनिंग के लिए कोल का जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी 4 मिलियन टन पर एनम तक जा सकती है कंपनी के लिए। इसके अलावा बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, यहाँ पे भी एक तेज़ी देखने को मिली थी, और इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी ने कहीं पे कहा है कि कहीं पे कंपनी जो है वो इंटरिम
पे काम कर रही है, जिसके चलते जो लॉन्ग रूट्स है उस पे उनकी जो सुविधाएं है वो जल्दी ही चालू करने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं सूर्य रोशनी की। यहाँ पे हमने देखा इस स्टॉक में अपसाइड देखने को मिला था और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो बोनस इशू होने वाला है उसका रिकॉर्ड डेट आया है 1 जनवरी जो है वो उसका रिकॉर्ड डेट होगा और इस बोनस के चलते हुए 1:1 की रेशियो में शेयर होल्डर्स को बोनस मिलने वाला है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन में हमने देखा कि आज के दिन में एक प्रेशर देखने को मिला था और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो 1 महीने का लॉक इन पीरियड था वो खत्म हो गया था और उसके बाद आज के दिन में हमने देखा इस स्टॉक में अच्छा प्रेशर हमें देखने को मिला, लगभग 5% से भी ज़्यादा जो डाउनसाइड है आज के दिन में ही हमें इस स्टॉक में देखने को मिला। आखिर में बात करते हैं रेमंड लाइफस्टाइल की। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3,000 रुपये का दिया था। उनका मानना यह है कि आगे जाके कंपनी का जो ईपीएस है वो 9 to 11% से बढ़ सकता है और इसी के बाद हमने देखा कि स्टॉक में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे और ब्रोकरेजेस के दम पे इन स्टॉक्स में आज एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला। इसी के चलते आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। ये सारे स्टॉक्स जो खबरों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में है। गौरव, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। इस बीच शरद ने अभी अभी कुछ स्टॉक्स का नाम लिया जहां पर सबसे ज्यादा तेजी 2024 में दिखाई दे सकती है और विवेक, ये सवाल आपके लिए है। 5 निफ्टी 50 के स्टॉक्स जहां पर नजरिया काफी पॉजिटिव है, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, अदानी पोर्ट्स और कोल इंडिया। इसमें से कोई एक स्टॉक अगर आपको चुनना हो 2025 के लिए तो वो कौन सा होगा और क्या वजह होगी उसके पीछे? तो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो में है ऐसे डिस्क्लोजर आप समझ लीजिए, और ये पांचों में से सिर्फ एक यही है, वो है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, वो सबसे बड़ा डिस्क्लोजर हो गया और इनडायरेक्टली सबको मैसेज चला कि क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जितना भी नेगेटिव था ना, वो सारा ऑलरेडी प्राइसिंग में फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ से आपको अगर थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी अगले क्वार्टर, इस क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको आराम से डबल डिजिट रिटर्न्स कुछ ही हफ्तों या महीनों के अंदर ही दे के आराम से जा सकता है। तो अच्छा लग रहा है स्टॉक मुझे ओवरऑल, और बैंकिंग ओवरऑल में ऐसे भी बुलिश हूँ क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड ओवरऑल कम लग रहा है। ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशंस मिल रही हैं और यही चीज़ आपको नोटिस भी करनी है कि जहाँ पर आपको ट्रेड मिले वहीं सिर्फ ट्रेड लेना आप, हाँ, जहाँ पे नहीं तो वहाँ पे नहीं। आदित्य, एक जरा और चेक करोगे आप, ये नाल्को आज अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, ये चल सकता है क्या? नेशनल एल्यूमिनियम के नाम से मिलेगा आपको। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज हमने स्टॉक में तेजी करी थी। मेरा रुझान मेटल्स में काफी टाइम से, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, तो इसमें हमने आज बाय और सेल दोनों ट्रेड किए हैं, प्रॉफिट बुकिंग की है और अभी वापस मुझे लगता है स्टॉक में तेजी बन रही है। तो बिल्कुल इसको किया जा सकता है। बाजार काफी रेंज बाउंड है, स्टॉक्स रेंज बाउंड है, बट रेंज के चलते काफी सारे स्टॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं ब्रेकआउट का। तो एक छोटी रिस्क के साथ 210 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बनाया जा सकता है। 215 का रहेगा स्टॉप लॉस टारगेट, 234-35 का रहेगा टारगेट। 234 का टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या है इसका? 210 का। 210 का। 210, 234 एक स्टैंप लगा दो बाय की नाल्को पे। ऑलरेडी वैसे तो ठीक है शेयर, आज सुबह किसी ने अगर ट्रेड किया होगा तब भी ठीक पैसे बने। तो 234 का टारगेट है, 210 का एक स्टॉप लॉस है बाय, अलॉन्ग विद द प्राइजेस वाली स्टैंप भी लगा देना जिस पे भाव लिखे हुए आते हैं। कुणाल भाई, आपसे 2 शेयर है आपसे पता करने हैं और जिसका डाटा थोड़ा वीक दिख रहा है मेरे को। एक तो मेरे को बंधन बैंक थोड़ा ख़राब दिख रहा है, बंधन बैंक, और दूसरा मेरे को मन्नापुरम भी ख़राब दिख रहा है। एक बार ज़रा दोनों को चेक करो आप, बंधन बैंक और मन्नापुरम। आई थिंक फर्स्ट बंधन बैंक की बात करूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक ही है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन क्लियर कट इंटैक्ट है। स्टॉक कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में भी चल रहा है। बैंक निफ्टी के लिए मेरा नजरिया थोड़ा वीकनेस का ही है। अगर बैंक निफ्टी 51,000 तोड़ता है तो अपने 200 डीएमए को टेस्ट करने आएगा, जो है 50,500 का मार्क। सो बंधन बैंक यहाँ पे मेरा व्यू रहेगा कि अगर स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में लोअर लेवल्स पे 160 ब्रेक करता है तो आप एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो स्टॉक में। फिर आप लोअर एंड पे 154 150 के लेवल्स देख सकते हो। सो एक कंडीशनल सेल रहेगा, अगर 160 तोड़ता है तो सेल करिए, 164 का स्टॉप लॉस रखिए, 156 और 152 के टारगेट्स रहेंगे डाउन साइड पे।
और दूसरा स्टॉक आपने जो बोला मुझे मन्नतपुरम। गोल्ड कंपनीज में हमने देखा है कि एक साइडवेज ट्रेडिंग रहा है और मन्नतपुरम एक ऐसा काउंटर है जो काफी वोलेटाइल रहता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने लोअर लेवल से बाइंग देखी है स्टॉक में, बट हायर लेवल से सेलिंग भी क्लियर कट विजिबल है। सो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड टेरिटरी में रहेगा। ये रेजिस्टेंस जो स्टॉक का है 188 का है। एक बार 188 190 सरपास करता है तो स्टॉक रेडी हो जाएगा 200 के लेवल्स को टच करने के लिए। सो यहाँ पे भी कंडीशनल बाय की सलाह रहेगी। अगर 188 189 लेवल निकालता है तो बाय करिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 183 का, टारगेट्स रहेंगे 195 और 200 के। डल तो है मार्केट, लेकिन दोनों स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना है। मनापुरम पे तो बाकायदा एक बाय कॉल में कन्वर्ट हुआ है शेयर, लेकिन हाँ जो दूसरा शेयर है वो काफ़ी वीक है अभी भी, तो आप बंधन बैंक उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन बिटवीन 26 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है मार्केट पर। इतनी ही के साथ हमने शुरू किया था, छोटा सा एक डिप आया बट एग्रेशन नहीं आ रहा, एक फॉलोअप बाइंग नहीं है मार्केट के अंदर, वो मिसिंग है। सपोर्ट से चलता है, कोई दो राय नहीं है, बट एग्रेशन मिसिंग है। चलिए देखते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। अगर लास्ट में कोई झटका लगने वाला होगा तो लगेगा, क्योंकि विक्स डाउन आ रहा है तो मेरे हिसाब से एक झटका लगना चाहिए और हो सकता है हम 23,800 तक भी चले आएँ खिंच के। तो इसलिए 40-50 पॉइंट की मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि शायद हमको क्लोजिंग में मिल जाएंगे। विवेक सर, एक शेयर या एक सेगमेंट आपसे और पता करना है। अगर मैं 2025 के अंदर, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं, 2025 के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में थोड़ा मेरे को पैसा ज़्यादा डालना है या ऑलरेडी मैं हूँ इसमें और उसमें बढ़ाना चाहिए मेरे को, तो वो कौन सा सेगमेंट है? एक सेगमेंट ही होगा, ज़्यादा नहीं सर ले पाऊंगा, लिमिटेड पैसे है। मतलब सेगमेंट मतलब आप सेक्टर की बात कर रहे हो? अगर सेक्टर की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि हाँ, सेगमेंट हाँ, का मतलब सर, सेगमेंट का मतलब सेक्टर है, सेगमेंट का मतलब कोई थीम है, सेगमेंट का मतलब है कोई आपको स्टोरी समझ में आ रही है, ये सब कुछ आप समझ लीजिए। तो देखिए, जो देश के टॉप 5 बैंक है उसमें आप पैसा डालो, और फार्मा जो है उसमें आप पैसा डालो। मुझे लगता है कि ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। और थोड़ा बहुत पैसा अगर अगर 100 रुपया हो तो मुझे लगता है कि करीबन 30 रुपया आप फार्मा में, 40 रुपए आप करीबन टॉप 5 बैंक में, और बैलेंस जो 30 रुपया बचता है वो आप डालो आईटी में। ये तीनों के तीनों सेक्टर आज के दिन आपको एकदम डल फेज में दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नई सरकार आने के बाद यूएस में ये तीनों सेक्टर आपको चलते हुए दिखेंगे। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज चलेगा तो आईटी भी चलेगा, और आईटी चलेगा तो मतलब दोनों आईटी और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों चलेंगे। और फार्मा में पर्टिकुलरली जो सीडीएमओ प्लेयर्स वगैरह है, वैसी कंपनीज को आपको मतलब नजर रखनी चाहिए। तो ये दोनों अच्छे, मतलब ये तीनों सेक्टर मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक फाइन ट्यून हो गया, यही अगर हमारी टीम काट के डाल दे डिजिटल टीम, तो और ज़रा आसानी हो जाएगी लोगों को समझने के लिए, कि फिर उनको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है, 3-4 चीज़ें हैं, इन पे अपना पैसे को आप डाल दो आप। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। देखते हैं बैंक निफ्टी भी हर निशान में आता कि नहीं आता। निफ्टी कोशिश कर रहा है कि 23,800 तक पहुँच जाए किसी तरह से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। लेकिन 2025 में बाजार में कहाँ नए मौके बन सकते हैं, कौन से सेक्टर्स और कौन सी थीम्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, इस पर मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रतीक अग्रवाल की क्या राय है, आइए जानते हैं। तो हमें लगता है कि एफपीआई का सेलिंग का रुख तो कंटिन्यू रहेगा, तो ये कंटिन्यूड है। बट साथ में नए साल में जो एक होप आती है कि यूएस में बदलाव होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी। उन्होंने कहा है कि हम जैसे जो वॉर वगैरह चल रही है उसमें हम सुलह करवाएंगे। तो अगर वो होती है तो आप सोचो कि ऑयल प्राइसेस कुड गो डाउन, जो कि इंडिया के मैक्रो के लिए बहुत अच्छा है। सो दैट कैन बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। साथ में एक और पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है, वो ये कि
हमारी गवर्नमेंट एक फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे चल रही है। तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी वो जीडीपी ग्रोथ से कम होगी, तभी आपका फिस्कल कंसोलिडेशन हो सकता है। सो इसका मायने यह है कि प्राइवेट सेक्टर, जो केपेक्स की थीम है, वो गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होनी चाहिए। और जो जो केपेक्स वाले नाम हैं वो उसी तरीके से देखने चाहिए। ठीक, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो अर्निंग ग्रोथ के साथ चलता है। बैंक्स में अर्निंग्स ग्रोथ, हमको लगता है इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ जितनी ही होगी या शायद मोस्ट बैंक्स में आपको उससे कम दिखेगी। इस वजह से हम वहां नहीं रहते, हम उन स्पेसेस में रहते हैं जहां पे अर्निंग ग्रोथ की कोशेंट हमको ब्रॉड इंडेक्स से एक दर ज्यादा दिखती है। सो कुछ चीजें हैं जो हमको लगता है उसमें जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी। वैल्यूएशन देखना जरूरी है, पर ग्रोथ चलती रहेगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स जैसे क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र जो काफी महीनों से अच्छा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि डिफेंस शुड कम बैक। वहां पे जो एक रीजन था कि ये अच्छा नहीं कर पा रहे थे वो कि न्यू ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। वो हमको लगता है कि अगले पीरियड में आएंगे। और कुछ है एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही थी कि किसी को इंजन नहीं मिल रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रहा है। वो इस पीरियड में सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज वन थॉट। इसके अलावा हमको लगता है कि जो लग्जरी कंजम्पशन वाली स्पेस है, सो ये स्पेस लास्ट में इम्पैक्ट होती है। अगर हम सोचते हैं कि मतलब इसका गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, जो इंडिया का अच्छा करता हुआ वर्ग है उसकी वजह से ये स्पेस परफॉर्म करती है। तो हमको लगता है कि ये स्पेस शुड कंटिन्यू टू do well. So this is the mix. Some bit of what has been doing well will definitely continue to do well, and some bit of what has not done well in this year maybe will turn the corner. बिल्कुल, तो ये कुछ बड़े सेक्टर्स और थीम्स जो 2025 में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा मानना है प्रतीक अग्रवाल का मोतीलाल ओसवाल एएमसी के। मेटल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर हमने ब्रेक के पहले चर्चा की थी और नैल्को उसमें से एक था, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर पर भी नजर डालेंगे। 6% की गिरावट, यहाँ पर कोई फंडामेंटल वजह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारी गिरावट के साथ कारोबार। इस बीच हमारे साथ अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या राय होगी आपकी हिंदुस्तान कॉपर पर? जी, गुड आफ्टरनून। तो हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखें तो भारी गिरावट जरूर है, और अगर आप ब्रॉडर चार्ट्स भी देखें तो एक कंसिस्टेंट वीक ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है गए 2 से 3 महीने से। जो भी हल्की सी रैली आप पुल बैक रैलीज देख रहे हैं, इसमें हर रैलीज में बेचा जा रहा है। अभी अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो पिछली बार ये 259 के करीब थोड़ी सी रिकवरी दिखी थी स्टॉक में 290 तक। तो ये एक ट्रेडिंग सपोर्ट है 259 का, वहां शायद इंट्राडे ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए रुक सकता है, बट ब्रॉडर व्यू अभी भी नेगेटिव है, तो कोई बॉटम फिशिंग करने की आप कोशिश ना करें। तो नेगेटिव व्यू के चलते अवॉइड करने की राय रखूंगा हिंदुस्तान कॉपर में। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे आपको जो व्यू पॉइंट है वो आपको मिल ही रहा है। कुछ भी नहीं खास, 17 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी वही 23,750 के आसपास है निफ्टी। बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं, 6.5-7% का वही गेन है। शेयर ढूंढने पे आएंगे तो शायद वो भी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, एक काम करते हैं, जरा ना विवेक सर होंगे, उनसे जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में पता करते हैं। अच्छा, विवेक जी अभी नहीं हो हमारे साथ, चलो कोई बात नहीं। टेक्निकली एक शेयर ही पता कर लेता हूँ, वो है अडानी पोर्ट्स का। एक बार ज़रा दिखाना, अडानी पोर्ट्स 5.5% है और ये आज का डेज हाई पे ही चल रहा है। आदित्य एक बार ज़रा चेक करो तो अडानी पोर्ट्स। बिल्कुल, देखिए पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज ये स्टॉक भी हमने रेकमेंड किया था क्लाइंट्स को और इसमें भी मुनाफा वसूली की है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पोजिशनली अगर बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक क्लियर कट आउट परफॉर्मर है और एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। बट बीटीएसटी के हिसाब से नजरिया नहीं बना है, 1-2 हफ्ते के हिसाब से इसमें पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। 1200 का रहेगा स्टॉप लॉस।
ठीक है, आज आपके बहुत सारे शेयर्स हमारे से मैच करते हैं आदित्य। इससे पहले भी मैंने एक शेयर आपसे पता किया था, शायद नालको था, वो आपने कहा वो भी हमने क्लाइंट्स को दिलवाया। अडानी पोर्ट्स भी आपने बताया क्लाइंट्स को दिलवाया। तो काफ़ी सारे शेयर मैच कर रहे हैं आपके साथ आज हमारे। बिल्कुल डिम्पी जी, आपकी और मेरी सोच काफी मिलती है और हम एक तरीके से ही शायद ब्रेकआउट स्टॉक को देखने का नजरिया रखते हैं। हाँ, हो भी सकता है कि स्टडी ऑलमोस्ट एक जैसी हो हमारी। खैर एनी हाउ, आगे भी एक कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपसे हमें मिलते रहें और हम भी आपके सामने वो रखते रहें ताकि आप हमको गाइड कर पाएँ। एक खास बातचीत आपको और सुनवाते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बजट से मांगे क्या हैं। बजट अभी आएगा 1 तारीख को, मांगे अभी से शुरू हैं। तो JGEPC के चेयरमैन विपुल शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए फटाफट से एक चंक आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मिस्टर विपुल शाह हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन। वित्त मंत्री के साथ सर आपकी बैठक हुई, कौन कौन से मेजर रिकमेंडेशंस आपने रखे हैं? सबसे पहले तो हमने वित्त मंत्री के शुक्रिया अदा किया जो हमारे सत्र में 2024-25 के बजट में उन्होंने अच्छा खासा ध्यान दिया जो हमारे सेक्टर को जो डिफिकल्टीज में से गुजर रही है। तो ये सारे जितने भी स्टेप्स उन्होंने 2024-25 के बजट में लिए वो बहुत ही सपोर्टिव रहे। जैसे कि आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर और सब प्रेशियस स्टोन्स में अच्छा खासा ड्यूटी का स्लैशिंग डाउन किया। तो इससे बढ़ावा ये हुआ कि बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स देश में आने को चालू हो गए। बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स भी ओपन अप हो गए। नेक्स्ट 2 साल में 3000 रिटेल आउटलेट लाइंड अप है। तो इससे अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमी को अपने को बूस्ट करेगा। साथ ही में हमने ये कहा है कि जैसे कि गोल्ड के दाम इतने ऊपर है और उसकी तरह प्लेटिनम जो है अल्टरनेटिव मेटल जिसमें डिमांड अच्छा खासा है, तो उसमें भी ड्यूटी ड्रॉबैक सिमिलर टू अदर प्रेशियस मेटल सेमी प्रेशियस मेटल्स के साथ में अलाइंड होना चाहिए। और साथ ही जितना हमारा जो ज्वेलरी पार्क आ रहा है बम्बई में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन से मुंबई में ज्वेलरी पार्क बढ़िया सा बन रहा है। सिमिलरली ऐसे ज्वेलरी पार्क हम मेरठ और बेंगलोर में भी देख रहे हैं। तो ये ज्वेलरी पार्क हमारा हार्मोनाइज सेक्टर में गिना जावे, इससे बढ़ावा मिलेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा क्रिएट करेगा और हमारे छात्र को अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। आश्वासन वित्त मंत्री की तरफ से नहीं, बस हम तो आशा है कि हमारे वित्त मंत्री हमारे सेक्टर पर बहुत ही क्लोजली ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए हम खूब धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मांगे तो सबकी रहती हैं, काफ़ी हद तक सुनी भी जाती हैं, लेकिन कई बार अगर ना सुनी जाए तो फिर असर भी आता है। जैसे इस बार GST काउंसिल 2 बैठकें हो गई हैं लेकिन इंश्योरेंसेस को रिलीफ नहीं दिया गया है ना, बल्कि उल्टा चर्चा हुई पॉपकॉर्न पे, चर्चा होने लगी पुरानी गाड़ियों के लगने वाले 18% GST पर। वाद विवाद फालतू का छिड़ा हो गया। खैर मार्केट ऐसी चीज़ सुनना नहीं चाहता, मार्केट थोड़ी सीधी बात सुनना चाहता है, यही बात थोड़ा समझ में आती है। एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आज पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी बन रही है लॉन्ग साइड के। कुणाल भाई एक बार जरा आपसे 2-3 शेयर पता करता हूं मैं। ये SBI लाइफ ही जरा बताइए, ये आज अच्छा बंद हो रहा है, इसको कैरी करना है सर SBI लाइफ? डेफिनेटली कैरी करना है। स्टॉक एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है स्टॉक में, तो यहाँ से पुल बैक आ सकता है जो स्टॉक को 1540 1570 तक लेके जा सकता है। तो SBI लाइफ आप करंट लेवल से भी ले सकते हो। 1380 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया स्टॉक पे। आज शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट में भी कुछ दम नहीं है। अगर लॉन्ग में अगर आप देखेंगे लिमिटेड है तो शॉर्ट्स में भी नहीं है और शॉर्ट्स कवरिंग में भी नहीं है, अनवाइंडिंग में भी नहीं है। बट फिर भी छोटा जो मूवमेंट आज का आया है ये अगले दिन और बढ़ सकता है, यही थोड़ा सा चेक करवाना बाकी रह गया। अब एक शेयर और पता करता हूँ मैं, CG पावर। सुबह हमने इसके बारे में जिक्र भी किया था, 700 प्लस वाला शेयर है, वो बोला फायर करना प्रोड्यूसर साहब। CG पावर, क्रॉम्पटन ग्रीस पावर लिखा होगा या CG पावर लिखा होगा, यस ये बोला। डेज हाई बंद कर रहा है। कैसे पता करें? अक्षय पी भागव से पता करते हैं। अक्षय सर एक बार जरा CG पावर बताइए तो। जी, तो CG पावर में अगर गए 5 महीने का एक्शन देखूं तो जो रिकवरी आज हमने देखी है वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से अच्छी रिकवरी देखी है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव और संकेत अच्छे हैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिहाज से। तो यहाँ से अगर वापस रिकवरी करेगा स्टॉक तो जो स्विंग हाई था रिसेंटली 800 के करीब, वो टेस्ट करने की क्षमता रखता है। तो बाय करने की सलाह रहेगी या होल्ड करे। स्टॉप लॉस आज के डे लो के नीचे रहेगा करीबन 708 और टारगेट एरिया आपका बनेगा करीबन 800। ये आपको शायद 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करना पड़े। ये नजरिया CG पावर पर 4% की तेजी आज स्टॉक पर दिखी है, लेकिन इस बीच ग्रीन
कॉटन स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। याद रखें, मंगलवार को खबर आई थी कि कंपनी की सब्सिडरी ने DRHP फाइल किया है और उसके बाद 7% की तेजी इस स्टॉक पर ट्यूसडे को दिखी थी। आज पूरे गेन्स रिवर्स होते हुए नजर आए और करीब 5.5% की गिरावट ग्रीव्स कॉटन इस स्टॉक पर दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? आई थिंक ग्रीव्स कॉटन में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा था बिल्डअप होते हुए, बट देन जिस हिसाब से वो मोमेंटम है करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है कि डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 4 to 5% अगर आपको डिप मिलता है तो आपको एक सपोर्ट जोन मिल जाएगा। सो मुझे लगता है जो गैप बना था स्टॉक का 215 और 216 के आसपास, वहां अगर आपको मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। वहां से स्टॉक आपको वापस 228 to 30 के लेवल्स बता सकता है। ग्रीव्स कॉटन पर 5.5% की गिरावट के साथ कारोबार। इस बीच IT सेक्टर से LTTS पर भी नजर डालेंगे, 1.5% नीचे। आदित्य, क्या राय होगी LTTS पर? देखिए, आप सारे टेक्नोलॉजी काउंटर्स देखें तो भारी बिकवाली देख रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर पे नेगेटिव नजरिया बनता है एंड इवन LTTS पे भी नेगेटिव नजरिया बनता है। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे सेल की राय दी थी, तो हमारा यहाँ पे एक बेरिश स्टैंस है, बेरिश थोड़ा बायस है। और मुझे लगता है मीडियम टर्म में यहाँ पे अर्निंग्स बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। USA में भी अभी काफी डिस्ट्रप्शन एंड वैल्यूएशन प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके चलते मुझे लगता है IT सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस की सलाह नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। L&T टेक में दिखाई दे सकता है ये नजरिया। इस बीच एम्बर एंटरप्राइजेस पर नजर डालेंगे। याद रखें, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, तब भी तेजी दिखी थी और आज भी एम्बर एंटरप्राइजेस 7% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। अक्षय, एम्बर एंटरप्राइजेस 7% की तेजी के बाद 7,750 के इन लेवल्स पर क्या राय होगी? जी, ऑल टाइम हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मेरे हिसाब से गए 4 दिन में 6,000 से 7,700 बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस मूव रहा है इसमें। और अगर ट्रेडिंग के लिए अगर ये पॉइंट पे आप बाय करने की सोचे तो बहुत ही ओवरबॉट है। कभी भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है, शॉर्ट टर्म में हल्की सी डिप मिल सकती है। तो जिनके पास है पहली, तो उनके लिए राय रहेगी कि होल्ड कीजिए, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। अगर थोड़ी सी बिकवाली भी आती तो कोई डर वाली बात नहीं है। कुल मिला के 80 to 50 तक का फिलहाल टारगेट प्रोजेक्शन है। जिनको री एंट्री करना है तो उनके लिए जो सपोर्ट जोन रहेगा वो करीबन बनेगा 74.50 का, डिप में बाय करने की अगर आपने ये रैली मिस किया है तो। ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। एक डल सेशन था मार्केट का, बट एक्सपायर किसी तरह से होगी। निफ्टी की एक्सपायरी आज कटान हो जाएगी। अब आप नई सीरीज़ के अंदर एंटर कर गए हैं जैन में, निफ्टी में भी, और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी तो 1 डे बिफोर ही हो गया था। 25 अंकों की बढ़त के साथ आज हम निफ्टी को क्लोज कर रहे हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि कुछ ना कुछ जोड़ा है। बुरी चीज़ क्या है कि 200 दिनों की एवरेज बार बार आप टकरा रहे हो, पार क्यों नहीं करते? आपसे पार नहीं हुई आज भी 854 का हाई बना। 854 ही एवरेज है एक्चुअली में, आपको पता होगा। दूसरा, आज का दिन बैंक निफ्टी के लिए साइडवेज का दिन था ना। पहले फर्स्ट हाफ में, पहले आधे घंटे में तो जोड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में सब कुछ खो दिया। लेकिन फिर भी नेट में देखोगे तो कुछ नहीं जोड़ा, कुछ नहीं वाला हिसाब का हिसाब बन रहा है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, ITC, L&T, इन्फोसिस, ये 6-7 बड़े शेयरों ने आज कुछ खास धमाल या फिर गिरावट नहीं दर्ज की। ट्रिगर्स की वेट हो रही है। कल का सेशन और होगा अभी, उसके बाद हफ्ते भर में दो दिन की छुट्टी होगी, फिर 2 दिन 30-31 का सेशन लगेगा। उसके बाद जाके शायद थोड़ा बहुत मार्केट में मोमेंटम आए। अगले 1 से 2 दिन भी डल रहने जा रहे हैं, इसलिए कोई एग्रेशन ना रखें। NSE BSE की रेशियो भी हमने आपके सामने डाली हुई है। वहाँ पे एडवांसेस करीब 1000 शेयर और डिक्लाइंस करीब 1500 है। बट आज F&O का हिस्सा काफ़ी कमज़ोर था। इंडिया विक्स 6% बढ़ने के बाद 14 पहुँचा है। अब 1% गिरेगा तो बाजार को थोड़ा पुल बैक देगा, 1% बढ़ेगा तो वापस थोड़ा और पैनिक क्रिएट करेगा। 13 से 15 मार्केट के अंदर सिर्फ चर्निंग होगी। 15 के पार होने पर फियर आएगा और 13 पे नीचे गिरने पर डलनेस मार्केट को हावी हो जाएगी। फिलहाल सेलेक्टिव होकर काम कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स को चुनिए। और एक और चीज़, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, अगर आपने निफ्टी में से 50 पॉइंट कमा लिए इंट्राडे और बैंक निफ्टी में से 200 पॉइंट कमा लिए इंट्राडे, तो आप लकी एनफ हैं इस तरह के मार्केट के अंदर अगर आप जो ट्रेड कर रहे हैं।
तो बाजार की आज की क्लोजिंग हुई, ये क्लोजिंग के नंबर्स अब अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। कुणाल बहुत शुक्रिया, आदित्य शुक्रिया आपका, अक्षय आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मेरे को और आशीषा को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, स्वदेश स्मार्ट शहर, उसको आप इंजॉय कीजिए।